नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल एजुकेशन की 9th यूनिट साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों हम ऑलरेडी 1 से 8 यूनिट फिजिकल एजुकेशन की कवर कर चुके हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो सारे वीडियोस अपने बन रहे हैं ये सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं, तो आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने आपके लिए कुछ बेहद ही अच्छे नोट्स बना रखे हैं और इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, वो नोट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तभी रहेंगे जब आप इस कंप्लीट वीडियो को भी साथ साथ देखेंगे। तो उन सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आइए सीधा हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की 9th यूनिट को। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की 9th यूनिट साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और यहाँ पर अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि इस यूनिट में अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो इस यूनिट के अंदर अपने को सबसे पहले पढ़ना है पर्सनालिटी, देन उसकी कुछ डेफिनेशन, उसके कुछ टाइप्स और अपन देखेंगे कि क्या ट्रेट्स एंड टाइप्स होते हैं पर्सनालिटी के, वेरियस क्लासिफिकेशंस क्या है, जैसे शेल्डन का क्लासिफिकेशन क्या है, जंग का क्लासिफिकेशन क्या है, इन सभी को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन अपन देखेंगे बिग 5 थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देने वाला हूँ। देन अपन देखेंगे मोटिवेशन, उसके टाइप, टेक्निक्स, ये सब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। देन 9.3 इसका लास्ट टॉपिक है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट सैम्पल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और उनके अच्छे सॉल्यूशंस भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्चुअली, और यहाँ पर पूछा गया है कि ये समटाइम्स मे किल इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो अपने को इसको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर अपन को इसको कैसा आंसर लिखना है वो अपन देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि मोटिवेशन एक ड्राइव टू स्ट्राइव रहती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के टाइप मैं आपको बताऊंगा, एक्सट्रिंसिक के टाइप बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से अपने को इसका आंसर लिखना है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है एग्रेशन स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है एंड अपने को डिस्कस करना होगा देन रोल ऑफ एग्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू इट्स टाइप। तो ये अपन बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं, इस यूनिट में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये देखिए ये रहे सभी टाइप्स ऑफ एग्रेशन जो कि अपन आगे देखने भी वाले हैं। तो ये थे सीबीएसई के सिंपल पेपर में आए हुए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आया हुआ है कि आपको बताना है बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन और कैसे आपको इसको डील करना है। तो आइए सीधा अपन चलते हैं आगे और इस पूरी यूनिट में आपको मैं एमसीक्यू भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। लास्ट में अपन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और बीच बीच में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सीबीएसई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको उसको डील करना है, और सिंपल पेपर के क्वेश्चन भी अपन बीच में ही सॉल्व कर लेंगे। सो आइए फर्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर अपना पर्सनालिटी, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, ट्रेट्स और सब कुछ अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट अपने यहाँ पर वर्ड है पर्सनालिटी और इसकी डेफिनेशन आपके सिलेबस के अनुसार आपसे पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन के अंदर। सो पर्सनालिटी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है द मास्क। सो अपन कह सकते हैं कि पर्सनालिटी एक मास्क होता है जो कि कोई भी इंडिविजुअल यूज़ करता है टू डील विद द सोसाइटी और एनवायरनमेंट। और अगर आप इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आप इस डेफिनेशन को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि पर्सनालिटी कवर करती है ऑल दी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटरेस्ट और बिहेवियर क्वालिटीज़ किसी भी इंडिविजुअल की। तो यहाँ पर एक ओवरऑल डेफिनेशन ये हो चुकी है पर्सनालिटी की। तो इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछें कि सर आप होते तो आप क्या लिखते हैं, तो मैं लिखता सबसे पहले कि एक जो पर्सनालिटी वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है पर्सोना, एंड देन उसके बाद अपन ये वाली डेफिनेशन वहाँ पर लिख के आ जाते हैं तो अपने को परफेक्ट 1 में से 1 मार्क्स वहाँ पर मिल जाता। बढ़ते अपन आगे और देख लेते हैं एक और डेफिनेशन पर्सनालिटी की। बाई चांस अगर आपको वो भी नहीं जमे तो आप यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो कि है कि एक इंटीग्रेशन है ऑफ एन इंडिविजुअल मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, मोड ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटी, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज। तो जो भी आपको आसानी से याद हो जाए वो वाली डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख के आ जाइएगा। ऑल इन ऑल अगर अपन देखें पर्सनालिटी क्या होती है तो पर्सनालिटी मतलब एक मास्क ही आप देख के सकते हैं, इसको आप एक मास्क की तरह समझ सकते हैं। जहाँ पर जैसे बोला जाता है ना, यार देखो विराट कोहली की पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, मतलब किस तरह से वो सोसाइटी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, उसी को अपन बेसिकली पर्सनालिटी यहाँ पर बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बिल्कुल सीबीएसई ने इसको अपनी सिलेबस में इंक्लूड कर रखा और क्वेश्चन भी देता है यहाँ से। अपन देख लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। बिल्कुल आपके सिलेबस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, एमसीक्यू भी बहुत आते हैं यहाँ से। सो दो आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ना है, एक तो शेल्डन क्लासिफिकेशन पढ़ना है और जंग क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है पर्सनालिटी क्या है उसके टाइप्स लिखने, तो आपको बिल्कुल ये कहिए फ्लो चार्ट वहाँ पर बना के आ जाना है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। जहाँ पर आप शेल्डन और हर्बर्ट मतलब शेल्डन और जंग दोनों के क्लासिफिकेशन लिख देना।
लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली आ जाता है कि शेल्डन के लिखना है तो आपको ये तीनों लिखने पड़ेंगे, और जंग का आ जाता है तो ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे। बस थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट अपने माइंड में बना के रख लेना एंड डेफिनेटली इस टॉपिक को तो आप आराम से पार कर लोगे। सो आइए अपन एक एक करके देख लेते हैं कि वेरियस जो शेल्डन भाई हैं अपने, उन्होंने कौन कौन से क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिए हैं पर्सनालिटी के। तो एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, तीन तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पर पर्सनालिटी को किया गया है, तीन तरह में। सो जो सोमेटो टाइप्स है ये इसका मतलब होता है ह्यूमन बॉडी का शेप और फिजिक का टाइप, और WH शेल्डन ने इस पूरी क्लासिफिकेशन को यहाँ पर दिया है और तीन एक्सट्रीम बॉडी टाइप्स में यहाँ पर बांटा गया है। देखो सबसे पहले मैं आपको इमेज बता देता हूँ ताकि आपका कंप्लीट क्लैरिफिकेशन यहीं से हो जाए, और इस इमेज को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेना, आपका काम बन जाएगा। और अगर आपने अभी का CBSE का सैम्पल पेपर देखा हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि CBSE ने बहुत सारे यहाँ पर क्या कर रखे हैं, CBSE ने बहुत सारी इमेजेस का यूज़ कर रखा है और आपको बता रखा है, आपसे पूछ रखा है कि आपको इस इमेज के बारे में वहाँ पर बताना है कि ये कौन सा आसन कर रहा है, ये कौन सा मूवमेंट है। तो बिल्कुल अब की बार एग्जाम में इस तरह का भी आ सकता है कि आपको डायग्राम दे दिया जाए और बोला जाए कि ये कौन सा बॉडी टाइप है। तो बिल्कुल आप अगर इन डायग्राम्स को याद रखेंगे, समझ लेंगे, तो आप आराम से अपनी CBSE के एग्जाम में फुल ऑन फुल मार्क्स ले आएंगे। सो एंडोमॉर्फ में आप देख सकते हैं, एंडो का मतलब ही होता है मोटा, ठीक है, तो जो थोड़ा गोल मटोल होगा, राउंड बॉडी जिसका शेप होगा वो होगा एंडोमॉर्फ। देन सेकेंड आते हैं अपने पास मेसोमॉर्फ, मतलब विराट कोहली जैसा, ठीक है, एकदम लीन स्लिम और बिल्कुल फिट जिसको अपन बोलेंगे, और सभी स्पोर्ट्स में ये एक्सेल करेगा, सभी स्पोर्ट्स में टॉप पर रहेगा। देन एक्टोमॉर्फ क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला, और जो मैराथनर्स रहते हैं जिनको मतलब बहुत ही पतला लीन शेप चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा लीन, वो रहते हैं एक्टोमॉर्फ। तो आपने देखा होगा जो सूमो पहलवान रहते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे एंडोमॉर्फ में। देन उसके बाद जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं जैसे रोनाल्डो, मेसी, कोहली, ये सब आएंगे मेसोमॉर्फ में, और जो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले जो मैराथन दौड़ते हैं वो आ जाएंगे एक्टोमॉर्फ में। आइए अपन अब एक एक करके इनको डिटेल में देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एंडो का मतलब ही होता है राउंडेड फिजिक, तो इनकी रहेगी एकदम राउंडेड फिजिक, गोल मटोल ये रहेंगे। देन इनका जो एक्सेसिव मास रहता है इनकी बॉडी में हिंडर करेगा इनकी एबिलिटी टू कम्पीट इन स्पोर्ट्स, तो मतलब जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं उसमें कम्पीट करने में थोड़ी सी इनको दिक्कत आ सकती है। ये कौन से गेम्स के लिए सूटेबल है, ये वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, जहाँ पर मतलब मोटे मोटे जनों की रिक्वायरमेंट होती है जैसे सूमो पहलवानी, वहाँ पर तो ये बहुत ही तगड़े से फिट होने वाले हैं। तो ये हो जाता है पहला क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी का, एंडोमॉर्फ। देन सेकंड क्लासिफिकेशन है मेसोमॉर्फ, जैसा मैंने आपको बताया एकदम मस्त रेक्टेंगुलर शेप्ड इनकी बॉडी रहेगी और थिक बोन्स रहेगी, है ना, मसल्स भी एकदम रेक्टेंगुलर शेप रहेगी और पूरी बॉडी मतलब ऑल इन ऑल रेक्टेंगुलर शेप रहेगी। और दे हैव लार्जर एंड ब्रॉडर इनका चेस्ट रहता है, शोल्डर्स, और बिल्कुल टॉप स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में। और जैसे मैंने विराट कोहली का नाम ले लिया वैसे आपके दिमाग में छवि आ जानी चाहिए मेसोमॉर्फ की, ठीक है। विराट कोहली हो गया, रोनाल्डो, मेसी, आप देखते हैं ना कैसे अपने स्पोर्ट्स के अंदर ये टॉप पर रहते हैं, और इनका भी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार है, रेक्टेंगुलर शेप्ड इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। देन लास्ट है क्लासिफिकेशन एक्टोमॉर्फी, मतलब यहाँ पर क्या रहता है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनके जो लिम्स रहते हैं बहुत इलोंगेटेड रहते हैं, मसल मास इनके अंदर बहुत कम रहता है, लेकिन हाँ एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में ये बाजी मार ले जाते हैं। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स कौन सा हो गया, मैराथन, तो वहाँ पर बिल्कुल ये बाजी मार ले जाते हैं। देन अपन अब देख लेते हैं जंग के क्लासिफिकेशन। तो जंग ने ह्यूमन पर्सनालिटी को तीन टाइप में क्लासिफाई किया है। इंट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन जो कि क्या होता है, ही इज़ मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड बाय एन इंटरनल वर्ल्ड ऑफ थॉट, अपने ही अपने थॉट्स में खोया रहने वाला। जैसे आपने भी अपनी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो कि क्या करते हैं, अपने अपने ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, ठीक है, उनको किसी और से बात करने की कोई इच्छा भी नहीं होती और कभी करते भी नहीं है। तो इसी तरह के बच्चों को क्या बोलते हैं अपन, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है, मूडी रहते हैं, अनसोशल, क्वाइट एंड पैसिमिस्ट रहते हैं, हर चीज़ों में नेगेटिविटी को तलाश लेते हैं। देन सेकंड रहते हैं अपने पास एक्सट्रोवर्ट, मतलब खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, ठीक है, वो वाली लाइन को जो गाना है उसको बिल्कुल यहाँ पर यथार्थ कर देते हैं ये बच्चे। और दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएट करते हैं अपने आप को एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट से और पीपल से, मतलब दे फुल सोशल रहते हैं ये। देन उसके बाद इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, फ्रेंडली रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, लाइवली रहते हैं, एक लीडर्स रहते हैं, ठीक है, जितने भी लीडर रहते हैं सब एक्सट्रोवर्ट ही रहते हैं ऑलमोस्ट। देन अगले अपने पास आ जाते हैं जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब ऑलमोस्ट हम सभी भी एम्बीवर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर हम जब किसी ऐसे इंसान के सामने पड़ जाते हैं जो एकदम स्ट्रेंजर है, ठीक है, जैसे रिलेटिव्स में बहुत सी बार होता है ना कि आप कहीं शादी में गए, आपके मम्मी पापा ने आपको मिलवाए कि देखो बेटा ये अंकल है ना, दूर के चाचा के, मामा के, फूफा के ताऊजी हैं ये, ठीक है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एम्बीवर्ट हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर आप क्या इंट्रोवर्ट की तरह थोड़ा बिहेव करते हैं। वहीं पर अगर आपके दोस्त यार सब कुछ एकदम साथ में बैठे हैं, IPL का मैच चल रहा है, तो भाई साहब वहाँ पर आप एकदम एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। तो जहाँ पर मिक्स ट्रेट होता है दोनों चीज़ों का, तो उसको अपन बोलते हैं कि हाँ आप एक
एम्बीवर्ट हैं। तो दोनों आपके पास क्या होगा, दोनों ट्रेड्स के यहाँ पर ट्रेड्स होंगे, दोनों चीज़ों के ट्रेड्स आपके पास होंगे, तो वो हो जाएंगे एम्बीवर्ट्स। तो ये थे अपने पास क्लासिफिकेशन और पर्सनालिटी। जंग की क्लासिफिकेशन भी देख ली, शेल्डोन की देख ली, ठीक है। शेल्डोन में कौन कौन सा आएंगे, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, और जंग में आ जाएंगे एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। देन अब आ जाता है अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अब की बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में 5 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आया और डिक्टो ये कहिए आपको वहाँ पर छाप के आना है। सो 5 पर्सनालिटी थ्योरी, मतलब बिग 5 की पर्सनालिटी थ्योरी यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। बिग 5 क्या है, ये एक पर्सनालिटी की थ्योरी है, मतलब आपकी पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए। सो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं, OCEAN। ओशन मतलब क्या होता है, समुद्र। तो बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी भी एक समुद्र जैसी होनी चाहिए जो हर एक किसी में घुल मिल जाए। सो फर्स्ट यहाँ पर कंपोनेंट है ओपननेस, देन सेकंड है कॉन्सेंटियसनेस, देन उसके बाद है एक्स्ट्रावर्जन, फोर्थ है एग्रीएबलनेस, फिफ्थ है न्यूरोटिसिज्म। इनके कुछ और ट्रेट्स यहाँ पर मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे अगर आप ओपन है तो ओपन में क्या आपके पास सोशल क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत ही इमेजिनेटिव है, आपके इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा वेरीड इंटरेस्ट हैं, क्यूरोसिटी आपके माइंड के अंदर हमेशा रहती है कि यार ये तो वो तो वो। देन उसके बाद क्रिएटिव, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, और इमोशनल भी है। फॉर एग्जांपल आप एक टीम लीड हैं और आपके किसी टीम मेंबर को कोई इंजरी हो जाती है, उसके घर में कुछ अनहोनी हो जाती है, तो क्या है, आप उसके साथ दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि चल तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मतलब आप इमोशनल है, और ये पूरा ओपननेस की एक क्वालिटी है, OPEN, ठीक है। देन सेकंड आ जाएगा कॉन्सेंटियसनेस, मतलब खुद पर ध्यान देने वाला, डेडिकेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्कर, एक एस्पिरेंट, ठीक है। इन सभी की क्वालिटी उसके अंदर होगी। थर्ड आ जाता है अपने पास एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन क्या हो जाता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, ठीक है। जैसे अगर कोई लीडर होगा तो अगर वो जब तक एनर्जेटिक नहीं रहेगा, जब तक उसके खुद के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, तब तक भाई साहब कैसे टीम मेंबर वालों में एनर्जी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, एक्सेप्टिंग उसका नेचर रहेगा, हर चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, हार को भी एक्सेप्ट करेगा तो जीत को भी एक्सेप्ट करेगा, सोशल रहेगा, टॉकेटिव, फ्रेंडली, ये सब क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावर्जन की क्वालिटी हो जाएगी। फोर्थ आ जाएगा एग्रीएबलनेस। एग्रीएबल मतलब क्या होगा, हर चीज़ में कॉपरेट करेगा, मैनेज करेगा टीम को बहुत ही अच्छे से। देन उसके बाद सॉफ्ट हार्टेड रहेगा। ये एक पर्सनालिटी की मतलब यहाँ पर वो है कि पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं ये सब, ठीक है। देन उसके बाद न्यूरोटिसिज्म मतलब एंग्रीनेस, ठीक है। जब गुस्सा दिखाना है तो गुस्सा भी दिखाएगा, है ना। मालूम पड़ा भाई साहब आपके घर में तोड़ा फोड़ी कर गए, सब कुछ कर गए, और आप बिल्कुल शांत है ना, बैठे हुए नहीं। वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको बिल्कुल, है ना, आपको सच्चाई के लिए लड़ना होगा, आपको आगे आना होगा। तो इस तरीके भी उसके अंदर ट्रेट हैं। डिप्रेशन, इन सभी को दूर रखने वाला और ज़्यादा चिंता न करने वाला, ठीक है। तो वो आ जाएगा न्यूरोटिसिज्म के अंदर। सो ये कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, ओशन के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। और अपन अब एक एक करके इसको देखें तो असेसमेंट ऑफ ओपननेस, अगर आपको किसी की ओपननेस देखनी कि ओपननेस है या फिर नहीं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे जो अपनों ने अभी आगे देखे, जैसे इमेजिनेटिव, ठीक है। उसके बाद इंसाइटफुल, वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर है फिर नहीं, इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी है फिर नहीं, क्रिएटिव है या फिर नहीं, नए एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करता है फिर नहीं, ठीक है। जैसे कोई नए एक्सपीरियंस को एंजॉय नहीं करता, मतलब बिल्कुल बैठा रहता है गोबर की तरह, तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे कि यार बिल्कुल ओपन नहीं है बंदा, ओपन है ही नहीं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा। देन उसके बाद एपन टू लर्न न्यू चेंजेस एंड कंसेप्ट, क्या वो नए चेंजेस और कंसेप्ट को लर्न करने के लिए लालाहित है, उत्सुक है, और नहीं है तो बोलेंगे यार भाई साहब ये बंदा ओपन नहीं है। तो इस तरह से आप किसी को जज कर सकते हैं ओपननेस के लिए। देन सेकंड ट्रेंड आ गया कॉन्सेंटियसनेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या कंपीट करता है वो विथ लाइफ चेंजेस। लाइफ में कोई चेंज आते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई साहब है ना वो वापस गोबर बैठ के बैठ गया, नहीं, वहाँ पर उससे कंपीट करना है उसको। देन कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब उसके अंदर है फिर नहीं, ड्यूटीफुल है फिर नहीं, कोई काम दिया कितने अच्छे से उसको कर रहा है, प्लान करता है नहीं, ऑर्गेनाइज है या फिर नहीं, वर्क इंडिपेंडेंटली टू डू हार्ड वर्क, ये सब प्रॉपर्टीज ट्रेट्स हो जाएंगे कॉन्सेंटियसनेस के। देन अगला अपने पास आ जाएगा इसके अंदर एक्स्ट्रावर्जन। तो अपने देखा एनर्जेटिक, पॉजिटिव इमोशंस उसके अंदर रहना चाहिए, असर्टिव, ठीक है, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता हो, सोशेबल हो, टॉकेटिव हो, फन लविंग हो, एंड हैज़ फ्रेंडली नेचर और हैज़ टेंडेंसी टू मेक न्यू फ्रेंड्स। तभी आप बोलोगे यार एक्स्ट्रावर्जन है भाई साहब, मतलब क्या तगड़ा है खिलाड़ी है, क्या तगड़ा है बंदा है। देन उसके बाद अगला है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबल मतलब कॉपरेशन का सेंस उसके अंदर होना चाहिए, सिस्टमेटिक, काइंड, फ्रेंडली, जेंटल, अगर ये सब होगा तो आप बोलोगे कि नहीं यार बंदा एकदम एग्रीएबल है और बिल्कुल शादी कर दो नहीं शादी नहीं करना है, ठीक है, पर्सनालिटी के ट्रेट्स चल रहे हैं। देन उसके बाद फिफ्थ यहाँ पर आ जाएगा न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब आप कैसे पता लगाएं कि बंदा न्यूरोटिसिज्म की क्वालिटीज़ को अपने अंदर संजो के रखता है या फिर नहीं रखता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो इमोशनली स्टेबल है। ऐसा नहीं भाई साहब कि सामने वाले के घर में कुछ केस हुआ और खुद ही इतना ज़्यादा टूट गया, इतना ज़्यादा वो हो गया परेशान, हैरान, हताश कि पूरी टीम ही वहाँ पर
निपट गई, नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इमोशनली स्टेबल, उसको भी संभाले और खुद तो संभला हुआ रही सही। एबल टू कंट्रोल एंगर, अपने गुस्से पर काबू रखने वाला, ठीक है, जहाँ पर शो करना है वहाँ पर करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई साहब टीम हारी और उसने सारे स्टेडियम में तोड़ फोड़ मचा दी, बैट बल्ले अंपायर तक को भी तोड़ फोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, एंगर पे कंट्रोल रखना है। देन इज एबल टू कंट्रोल द लेवल ऑफ एंजाइटी, अपनी लेवल ऑफ एंजाइटी को भी वो कंट्रोल में रख पाता है या फिर नहीं, तो ये सब यहाँ पर देखा जाएगा। देन ये हो गया अपने पास 9.1 टॉपिक पर्सनालिटी का। अपन देखते हैं 9.2 टॉपिक जो कि मोटिवेशन है। तो ये जो वर्ड मोटिवेशन है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड मूवेर से, जिसका मतलब होता है टू मूव। सो इन कंडीशन ऑफ मोटिवेशन एंड इंडिविजुअल इज मूव्ड बाय इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस से मूव होता है। आपने देखा भी होगा, आपके पास CBSE के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन भी आया मोटिवेशन के ऊपर। सो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मिरेकल इज पॉसिबल ओनली व्हेन आप मोटिवेट होते हो। तो बिल्कुल मिरेकल तभी, एक बहुत ही अच्छी कोट है कि जो चमत्कार हैं वो भी तभी होंगे जब आप मोटिवेटेड रहेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। तो बिल्कुल इस लाइन को आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के आना। सो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीटली इसको समझाया है, जहाँ पर मोटिवेशन की एक सही डेफिनेशन ये है कि इट इज़ एन स्टेट ऑफ माइंड इन विच एन इंडिविजुअल इज फोर्स बाय इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस से वो खुद मोटिवेट होता है, फोर्स्ड रहता है टू अचीव दैट गोल। दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, डिटेल में अपन इसको देखने वाले हैं, ठीक है। और ये टेक्निक्स है, मैंने यहाँ पर लिख दिए, बाय चांस आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना आपके एग्जाम में तो नहीं आती है। देन उसके बाद मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ मोटिवेशन इन विच एन इंडिविजुअल फोर्स बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय इंटरनल फोर्स, ठीक है, खुद से ही उसको मोटिवेशन आएगा किसी भी चीज़ का, खुद से ही इंटरनल फोर्स उस पर अप्लाई होगा टू अचीव एन गोल। जैसे होता है ना कि एक आपने सपना देखा है कि मुझे IAS बनना है, आपके अंदर से आपको मोटिवेशन आया कि नहीं भाई साहब सोसाइटी में चेंज लाना है, ये करना है, वो करना है, अच्छी बीवी चाहिए, इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर आ सकता है। तो उसको तो अपन बोलेंगे कि हाँ, आपके अंदर जो इंटरनल फोर्स से कुछ भी चीज़ आपको करने का वहाँ पर जज्बा पैदा हुआ है, उससे आप बोलोगे कि हाँ वो तो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। देन उसके बाद क्या होता है, बहुत सी बार आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर से भी मोटिवेट होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या मतलब, आपने किसी IAS ऑफिसर को देखा और देखा अरे यार इसके पीछे तो दो गनमैन घूम रहे हैं, इसको तो इतना तगड़ा बंगला मिला हुआ है, अरे इसकी तो सैलरी इतनी बढ़िया है, अरे इसका तो थर्ड बार है, अरे इसका तो ये है वो है, तो उसको बोलेंगे अपन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आपके पास एक क्वेश्चन भी आया कि बहुत सी बार हम क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन को दबा देता है। होता है जैसे आप चाहते हैं, हमेशा से क्या चाहते हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने किसी के ठाट भाट और बहुत सारी चीज़ें देख ली और आप उस डायरेक्शन में निकल ली, जबकि आपकी अंदर की आवाज़ क्या बोल रही थी, तुझे टीचर बनना है, तुझे टीचर बनना है, लेकिन उसने टीचरशिप नहीं करी, उसने क्या करा, उधर IAS बनने निकल गया और वहाँ पर भी फेल हुआ और जो सपना था वो भी नहीं पूरा कर पाया। तो बिल्कुल इस तरह से आप अपनी एग्जाम में उसको लिख सकते हैं और इन दोनों को अच्छे से लिख के आ जाना, ठीक है। इंट्रिंसिक भी लिखना है, एक्सट्रिंसिक भी लिखना है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, वो आप लिख के आ जाना, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अपन देखते हैं एग्रेशन, ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। एग्रेशन क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल और वर्बल बिहेवियर ये रहता है विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग अदर लिविंग बीइंग आइदर फिजिकली और साइकोलॉजी। तो ये एक फिजिकल या वर्बल बिहेवियर रहता है एग्रेशन, ठीक है। जैसे आपने बहुत सी बार कोहली को एकदम एग्रेसिव नेचर में देखा होगा, जहाँ पर वो क्या करता है, किसी से या तो धक्का मुक्की करने लग जाता है या फिर गाली गलौज हो जाती है ना। बहुत सी बार कोहली नहीं और भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो इसके लिए माहिर हैं। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, फुटबॉल का वैसे में कोई इतना अंदाजा नहीं, लेकिन क्रिकेट का मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, फिजिकली वर्बली वो लोगों को अब्यूज़ करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकें, है ना। तो उनका गोल क्या रहता है, गोल ऑफ हार्मिंग अदर्स लिविंग बींग्स आइदर फिजिकली या साइकोलॉजी, उनको हार्म कर दो, ठीक है। अगर आप किसी को गाली बोलोगे, कुछ बोलोगे कि यार देखो तो टीम में खिला ही नहीं रहते, आज तुझे मौका दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ बोलोगे तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएगा और शायद कुछ ऐसा शॉट मार दे जिससे वो आउट होने के उसके चांसेस बन जाएँ, तो उसको बोलते हैं अपन एग्रेशन। एग्रेशन तीन तरह का होता है, पहला हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव बिहेवियर, ठीक है। इन तीनों को अपन देखते हैं और अब की बार CBSE के सैम्पल पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज एग्रेशन एंड व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इट। तो बिल्कुल एग्रेशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वही लिखनी है, उसके बाद इस तरह का फ्लो चार्ट बना देना और चाहो तो आप इस तरह की एक टेबल भी बना सकते हो। तो हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, इस तरह का एग्रेशन जो कि अपन जिसका एक और नाम है रिएक्टिव एग्रेशन, यहाँ से MCQ भी आ सकता है तो उसका ध्यान रखिएगा। टू कॉज हार्म, फिजिकल या साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। और एग्जांपल हो गया डेलिबरेट बाउंसर इन क्रिकेट, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी बार कोई नया बैट्समैन आता है तो बुमराह क्या करता है, बुमराह एक बाउंसर उसको मारता है, तो बाउंसर मारता है मतलब क्या, एक रिएक्टिव एग्रेशन है ना। उधर से नया बैट्समैन आया, इसने इधर से बाउंसर मारी, टू कॉज ए हार्म, ठीक है, हो सकता है उसको लग भी जाए, फिजिकल या साइकोलॉजिकल, ठीक है। क्रिकेट में तो डेलिबरेट बाउंसर क्या होता है कि उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल शुरू से ही प्रेशर डाल देना है कि यार भाई साहब ये गेंदबाज बहुत खतरनाक है,
देन सेकेंड होता है अपने पास इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, जो कि इसको अपन चैनल एग्रेशन भी बोलते हैं, और ये एक पॉजिटिव तरीका एग्रेशन है जहां पर अपन क्या, टू विन द कॉम्पिटिशन आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। वापस से वही बात, अगर आप एक गोबर बनकर क्रिकेट खेलने जाओगे तो फिर क्या होगा कि शायद तक आप जीत ना पाओ, शायद आपका माइंड इतना एग्रेसिव नहीं रहे, है ना। लेकिन अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा एग्रेशन रखोगे तो शायद आप कंपटीशन को जीतो विदाउट एक्चुअल एंगर, ठीक है। यहाँ पर आप गुस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ अंदर से एक मोटिवेशन रहेंगे। मोटिवेटेड का ही एक और ऊपर वाला फॉर्म आप इसको बोल सकते हैं। जैसे एग्रेसिव टैकलिंग इन द फुटबॉल, है ना, फुटबॉल में बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से आप किसी चीज़ को टैकल करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, उस एग्रेशन से आपको बेनिफिट होता है। लास्ट आ जाता है असर्टिव बिहेवियर, और ये एक लेजिटिमेट फोर्स रहता है। साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट अपन पहुंचाते हैं, और स्लेजिंग इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। असर्टिव है ना, उसके ऊपर एक अपर एज लेना। जैसे आपने देखा होगा, है ना, ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स है, एंड्रयू साइमंड्स है ना, एक बहुत ही पुराना प्लेयर और बहुत ज़्यादा स्लेजिंग का मास्टर था, है ना। उसके बाद भारत में भी हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, विराट कोहली, ये सब स्लेजिंग में मास्टर आदमी है ना। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से ही ये थोड़ी परंपरा चली है जहाँ पर क्या होता है, स्लेजिंग की जाती है ना, कुछ भी बोला जाता है सामने वाले को ताकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाए, गुस्से में अनशन शॉट वो मार दे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, असर्टिव बिहेवियर अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो होस्टाइल एग्रेशन के अंदर तो ये आता है डेलिब्रेट बाउंसर डालना ना, कुछ कुछ रिएक्शन देना, ठीक है, कुछ कुछ फिजिकल काम करना, तो वो तो आ जाएगा अपने पास होस्टाइल में। और वहीं पर अगर कुछ अपन बातचीत करके, बोलचाल, गाली गलौज ऐसा करके किसी का मोरल डाउन कर रहे हैं, किसी को डिस्कम्फर्ट पहुंचा रहे हैं, तो वो आ जाएगा असर्टिव बिहेवियर में। और इंस्ट्रूमेंटल तो एक पॉजिटिव है, तो आपको एमसीक्यू में पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा एग्रेशन पॉजिटिव एग्रेशन है, तो आपको लगाना होगा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एग्रेशन, और बिल्कुल आपकी अभी सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी वाला क्वेश्चन आया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या वेरियस वेज है जिससे आप एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप बिल्कुल प्रेस करो नॉन एग्रेसिव बिहेवियर को, ठीक है। आप धोनी को प्रेस करो कोहली की जगह, ठीक है। जब कोहली अगर एग्रेशन दिखा रहा है, धोनी कूल रह रहा है, तो आप धोनी को प्रेस करो, तो उससे क्या होगा, दूसरे प्लेयर्स को भी लगेगा कि हाँ यार, मतलब प्रेज, जिसको प्रेज मिलता है लोग बाग उसी की तरफ जाते हैं। देन रिमूव क्लूज विच माइट इवोक एग्रेशन, है ना, ऐसे क्लूज जो कि आपको एग्रेसिव बना देते हैं, जो आपके अंदर का गुस्सा, गाली, इन सभी को निकाल देते हैं, उसको आपको कंट्रोल करना है। देन कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज अपने आप को आप टीच करें, है ना, इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक करें। देन उसके बाद स्ट्रेच मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो करें, पॉजिटिव रहें, ठीक है, पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट रखें। देन उसके बाद एम्फेसिस करें इंपॉर्टेंस ऑफ द इवेंट पर, कि यार इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और बाय चांस अगर मैंने कुछ भी यहाँ पर अनशन कर दिया, मैं आउट हो गया, तो मेरी टीम यहाँ से निपट सकती है। देन उसके बाद पेनलाइज कर एथलीट को, ठीक है, बहुत अगर एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मिडिल फिंगर शो कर देते हैं फील्ड में। जैसे वो मिडिल फिंगर शो करते हैं फील्ड में, तो क्या होता है कि उन पर फाइन लगता है, उनकी मैच फीस में कुछ कटौती हो जाती है। देन कोच बिहेवियर शुड बी काम, कोच का बिहेवियर काम रहेगा तो प्लेयर का बिहेवियर अपने आप ही काम रहेगा। तो ये थी अपनी कंप्लीट यूनिट। आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस बता देता हूँ। वर्ल्ड पर्सनालिटी डिराइव फ्रॉम, कहाँ से डिराइव हुई है, तो डिराइव हुई है पर्सोना से, जो कि एक लैटिन वर्ड है। सेकंड क्वेश्चन है द पर्सन हैविंग राउंड बॉडी शेप, तो अभी अपनों ने पढ़ा था कि जो एंडोमॉर्फिक रहेगा उसका राउंड बॉडी शेप रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि द पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग बिल्ड, जिसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड रहेगी उसको मेसोमॉर्फिक बोलेंगे, विराट कोहली जैसा इंसान। फोर्थ क्वेश्चन है थिक लॉन्ग डिप्रेस पर्सनालिटी ट्रेट, ये किसकी रहेगी, तो ये एक्टोमॉर्फिक की रहेगी। थिन है ना, थिक नहीं थिन, तो थिन रहता है अपना एक्टोमॉर्फ, जो कि मैराथन रनर भी रहता है। देन फिजिकल ट्रेट्स, ये सारा क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो क्लासिफिकेशन दिया था शेल्डन ने। जंग ने कौन सा दिया था, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स और एम्बीवर्ट। देन उसके बाद सिक्स है अपने पास ट्रेट ऑफ हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट, ये कौन रहेगा, एक्सट्रोवर्ट ये रहेगा। इंट्रोवर्ट के ये इसका अपोजिट रहेगा, और एम्बीवर्ट के अंदर दोनों क्वालिटीज रहेगी। सेवंथ क्वेश्चन है अपने पास ट्रेट्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट इज गिवन बाय, तो ये शेल्डन नहीं, ये वाली क्लासिफिकेशन नहीं, ये वाला एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट ये किसने दिया था, शेल्डन ने नहीं, ये जंग ने दिया था, याद रखिएगा। ये वाला क्लासिफिकेशन जंग ने दिया था, और शेल्डन ने तो वाला दिया था, कौन सा, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। देन उसके बाद अपने पास एट है द वर्ल्ड एंडो इन द एंडोमॉर्फी, ये क्या शो करता है, तो ये राउंडेड बॉडी स्ट्रक्चर को शो करता है। नाइन्थ है बिहेवियर ऑफ हार्मिंग अदर, जहाँ पर भी हार्मिंग वर्ड आ जाए तो आप बिना देखे एग्रेशन वहाँ पर लगा के आ जाना। टेंथ है द वर्ड मोटिवेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, तो मोटिवेशन को मूवेर, ये एक लैटिन वर्ड है और यहाँ से इसको डिराइव किया गया है। नेचुरल मोटिवेशन इज ऑल्सो नॉन एज, उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं ना, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आया हुआ, बिल्कुल इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसको बोलेंगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन है इफ एन इंडिविजुअल मूव बाय द इंटरनल फोर्सेस टुवर्ड्स द गोल इट इज नॉन एज, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस अगर वो मोटिवेट हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे मोटिवेशन, ये तो डायरेक्ट मोटिवेशन की डेफिनेशन ही आ गई। 13 क्वेश्चन है रिवॉर्ड, कैश, पनिशमेंट, ये क्या होते हैं, ये सब रहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन के टाइप, ठीक है। देन उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद चलो ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है और आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को पर्सनली मॉनिटर करूंगा और अगर वहां पर कोई गलती मुझे मिल जाती है तो मैं आपको वहीं पर रेक्टिफाई भी कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, एक आपकी अच्छी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।